हेलो गाइस, मैं सतीश कुमार सिंह A to Z फाइनेंशियल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज उस CBDT के द्वारा सर्कुलर जो कि 21 जुलाई 2025 को इशू किया गया है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। इस सर्कुलर से किसको किसको फायदा मिलेगा, कौन कौन से व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन इससे लाभान्वित होंगे, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन दबाकर उसे ऑल में सेट कर दें ताकि जो ही मैं वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिले, उसका इमीडिएट एक्सेस ले सकें। आइए वीडियो पर आते हैं। CBDT के द्वारा 21 जुलाई 2025 को एक नया सर्कुलर इशू किया गया है जो कि सर्कुलर नंबर 9 है और इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी डिडक्टी का या कलेक्टी का पैन इनऑपरेटिव है आधार लिंकिंग के अभाव में, उस केस में उस पर हायर रेट ऑफ TDS या हायर रेट ऑफ TCS जो अप्लाई होना था उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें क्या रिलैक्सेशन दिया गया है इसको जानने के पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि सेक्शन 206AA जो कि TDS के संबंध में है, इसमें बताया गया है कि हायर रेट ऑफ TDS कब अप्लाई होता है। इस सेक्शन 206AA TDS के संबंध में सेक्शन है, इसमें बताया गया है कि कोई सेलर अगर माल बेचता है या सर्विस देता है, उस केस में उसको उसके पास अगर पैन नहीं है या उसका पैन इनऑपरेटिव है, मीन्स आधार लिंकिंग के अभाव में पैन इनऑपरेटिव है, तो उसे विदाउट पैन ट्रीट किया जाएगा और उस पर हायर रेट ऑफ TDS मीन्स मैक्सिमम 20% का TDS उस पर इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 206CC TCS के संबंध में बताया गया है। इस केस में बताया गया है कि मिनिमम 1% का TCS सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कलेक्ट करके उसे इनकम टैक्स अथॉरिटी को डिपोजिट करना है। अलग अलग आइटम पर अलग अलग TCS का रेट है करना है। इस केस में बताया गया है कि जो नॉर्मल TCS का रेट है उसको दोगुना करना है और 5% दोनों में जो हायर रेट होगा वही उस पर इम्पोज किया जाएगा अगर वो पैन इनऑपरेटिव है या पैन नहीं है। उस केस में डिमांड जो इशू किया जाता है, अगर वो डिडक्टर या कलेक्टर शॉर्ट TDS डिडक्ट करता है या शॉर्ट TCS कलेक्ट करता है, उस केस में शॉर्ट डिडक्शन या शॉर्ट कलेक्शन का नोटिस डिमांड नोटिस इशू किया जाता है। ये सेक्शन 200A बताता है। TDS के संबंध में डिमांड नोटिस जो किया गया है वो उसके बारे में। सेक्शन 206CB जो TCS के संबंध में शॉर्ट TCS का जो नोटिस डिमांड नोटिस इशू होता है उसके बारे में बताता है। तो ये आप समझ गए कि हायर रेट ऑफ TDS और हायर रेट ऑफ TCS कब इम्पोज किया जाता है। अब सर्कुलर नंबर 9 के पहले जो इशू किया गया है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर ले। जो सिस्टम लाया गया था इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा कि आधार से आपको पैन को लिंक करना है, उसके बाद ही आप इस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उस समय यह नियम लाया गया था। सर्कुलर नंबर 3 के द्वारा यह बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति का जुलाई 2023 के बाद अगर पैन आधार से लिंक नहीं किया गया तो उसे विदाउट पैन ट्रीट किया जाएगा और उस पर हायर रेट ऑफ TDS इम्पोज होगा। उसके बाद कुछ संशोधन किया गया। सर्कुलर 6 के द्वारा यह बताया गया कि पैन अगर इनऑपरेटिव है उस केस में उस पैन के द्वारा ट्रांजैक्शन अगर किया जाता है, वो ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2024 के अंदर किया गया है और वो पैन 31 मई 2024 तक ऑपरेटिव अगर करवा दिया जाता है, तो जो भी डिमांड शॉर्ट डिडक्शन का डिडक्टर पर या कलेक्टर पर रेज किया गया है वो विड्रॉ कर दिया जाएगा। तो ये पार्शियल मॉडिफिकेशन कर सर्कुलर नंबर 6 से काफी रिलीफ दिया गया कलेक्टर को और डिडक्टर को। चूंकि ये सर्कुलर नंबर 6 31 मार्च 2024 तक के ट्रांजैक्शन को कवर करता है। 1 अप्रैल 2024 से के बाद का ट्रांजैक्शन को कोई भी सर्कुलर कवर करने वाला नहीं था सर्कुलर नंबर 9 आने के पहले। उसके चलते डिडक्टर और कलेक्टर को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था क्योंकि अभी भी हजारों लाखों पैन जो है अभी भी इनऑपरेटिव है और उस पर ट्रांजैक्शन भूल से हो जाता है। उसके कारण से डिडक्टर को पता नहीं चलता है या कलेक्टर को पता नहीं चलता है, उस पर जो रेगुलर रेट है उस पर TDS काट करके जमा कर देता है। उस केस में उसको शॉर्ट डिडक्शन का या शॉर्ट कलेक्शन का नोटिस इशू हो जाता है। डिडक्टर और कलेक्टर के द्वारा काफी ग्रीवेंस ऑनलाइन जो है दर्ज किया गया और CBDT उस पर काफी सुनवाई करने के बाद सर्कुलर नंबर 9 इशू किया गया। सर्कुलर नंबर 9 जो है वो दो सेक्शन में डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन 1/4/2024 से लेकर 31/7/25 के बीच के ट्रांजैक्शन को कवर करता है। इसमें बताया गया है कि अगर ट्रांजैक्शन 1/4/2024 से लेकर 31/7/2025 के बीच ट्रांजैक्शन किया गया है और उसका आधार लिंकिंग 30 सितंबर 25 के अंदर कर लिया जाता है, उस केस में जो भी डिमांड अगर इशू किया गया है शॉर्ट डिडक्शन का या शॉर्ट कलेक्शन का वो विड्रॉ कर लिया जाएगा और जो रेगुलर TDS का रेट है या रेगुलर TCS का रेट है वही इम्पोज किया जाएगा। दूसरा जो बताया गया है कि 1 अगस्त 25 के बाद अगर ट्रांजैक्शन किया जाता है उस केस में उसे 2 महीना का समय दिया जाएगा और कोई पैन इनऑपरेटिव है या पैन नहीं है, उस केस में 2 महीना में पैन बनवा लेना है या पैन को लिंकिंग करवा लेना है। और अगर 2 मंथ्स के अंदर आधार लिंक करवा लिया जाता है तो उस पर जो भी अगर शॉर्ट डिडक्शन नोटिस दिया गया
है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा और उस पर नॉर्मल टीडीएस का रेट या नॉर्मल टीसीएस का रेट इंपोज किया जाएगा। तो सर्कुलर नंबर 9 से सबसे बड़ा रिलीफ डिडक्टर और कलेक्टर को मिला, जो कि पैन इन ऑपरेशन के समय में काफी परेशान हो जाते थे और उन्हें शॉर्ट डिडक्शन या शॉर्ट कलेक्शन का डिमांड नोटिस मिल जाता था और उन्हें इंटरेस्ट के साथ में जमा करना पड़ता था। इसे एक एग्जाम्पल के समझते क्या होता था। अगर राम जो कि बायर है, मोहन सेलर है, एक प्रॉपर्टी जो कि राम ने खरीदा है मोहन से, और मोहन को पैसा मिलना है राम से। मोहन का अकाउंट पैन जो है इनऑपरेटिव है, इसका पैन क्या है, इनऑपरेटिव है इन केस ऑफ पैन आधार लिंकिंग। पैन आधार लिंकिंग में ये इन ऑपरेशन हो गया। इस केस में राम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है 20% का टीडीएस डिडक्ट करके इसको पेमेंट करना था मोहन को, लेकिन इसने क्या किया, 1% का जो टीडीएस है, नॉर्मल टीडीएस 1% का प्रॉपर्टी पर है, यही काट करके ने मोहन को पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर राम को जो है डिमांड नोटिस मिला 19% का शॉर्ट डिडक्शन का, कि आपने जो पेमेंट किया है 19% का शॉर्ट डिडक्शन किया है। तो इस केस में इसे 19% प्लस इंटरेस्ट जो भी है, इंटरेस्ट अमाउंट भी जमा करना पड़ता था। इस केस में काफी रिलीफ मिला। अगर ये ट्रांसेक्शन 1/4/24 से लेकर 31/7/25 के बीच किया गया है, तो उस केस में वो अगर आधार लिंकिंग 30 सितंबर 25 के पहले अगर करवा लेता है तो ये विड्रॉ हो जाएगा। अगर ट्रांसेक्शन 1 अगस्त 2025 के बाद ट्रांसेक्शन किया जाता है तो उस केस में 2 महीने के अंदर पेमेंट के डेट से जिस डेट को राम ने मोहन को पेमेंट किया है प्रॉपर्टी बाइंग के केस में, उस डेट से 2 मंथ्स के अंदर उसको आधार लिंकिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद उसे जो शॉर्ट डिडक्शन का डिमांड नोटिस जो उसे रेज किया गया है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो यही सेम केस टीसीएस के केस में, ये एग्जांपल मैं टीडीएस के समझ में दिया, टीसीएस के केस में भी सेम लागू होगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से सर्कुलर नंबर 9 को समझने में काफी हेल्प मिला होगा और इसी तरह के अपडेट्स आपको समय पर मिलता रहेगा। आगे भी मिलेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।